क्लास। और एक बार फिर से हम हैं आपके सामने। दरअसल क्या है कि ये तो आपको पता ही होगा, इतनी भयावह स्थिति चल रही है कोरोना के कारण, उसी वजह से थोड़ा क्लास बीच में हो गया था। लेकिन अब चीज़ें संभल रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी क्या है कि कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी। एक दो दिन में आप लोगों को हो सकता है लाइव भी क्लासेस देखने को मिल जाए, अभी तो आपको शायद अपलोड में लिखा होगा। और फिर उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रीमिंग भी हो, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लास में पूछ सकें। लाइक गूगल मीट पे करेंगे स्ट्रीमिंग, या फिर यूट्यूब पे, तो हमारा तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग अपना मटेरियल आप लोगों तक पहुँचाएँ, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि फिजिक्स में हम लोगों ने काफ़ी मेजर पोर्शन कवर कर दिया। ठीक है, लगभग मेरे अंदाज से मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, जब मेरी लास्ट क्लास थी, जो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी उसके 2 पार्ट हैं, आपको पता होगा। तो जो पार्ट 1 है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये बात पता होगी। अब जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको बताइए इसमें क्या क्या टॉपिक थे आपके। अगर टॉपिक की बात करें, सबसे पहला टॉपिक था आपका बेसिक को हटा देते हैं। ठीक है, बेसिक को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लाइक डिफरेंशियल वेक्टर इंटीग्रेशन, इस सबको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद हो सकता, शायद क्या मतलब अब ये इस सबको हम दोबारा कवर नहीं करने वाले। ठीक है, तो आप लोगों को भी बताया सिलेबस इतना वाइड है, अभी पूरा 12th का सिलेबस आप लोगों का बचा हुआ है और एसी वगैरह सब बचा हुआ है, तो इसलिए इस सब टॉपिक को हम दोबारा कवर नहीं करने वाले। तो जिन भाई लोगों का थोड़ा बहुत रह गया है या जिनका कोई डाउट है वो कोशिश करें करने की, क्योंकि ये समय है आप लोगों के पास काफ़ी। अब जिनको मुझे मालूम है कि कोविड चल रहा है तो 90% लोगों ने किताबों को देखने बंद कर दिया होगा, पता नहीं एग्जाम हो गई नहीं होगी। देखिए ये सब क्या है, टेम्परेरी है। ये क्या है, ये परमाणु है। ठीक है, ये जो हमेशा रहेगा जीवन में, एनएलएम फ्रिक्शन। ठीक है, कोविड जो है खत्म होने के बाद हो ही जाएगा। आप लोग अगर न्यूज़ भी देखते हैं तो भी आप लोगों को पता होगा कि लेवल देखिए ही रेट है काफ़ी, तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोग अच्छे से रहें। तो ये क्या है, परमानेंट है, इसी पर ध्यान दीजिए। तो बेसिक को मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, डिफरेंशिएशन वेक्टर इंटीग्रेशन को। तो इसके अलावा आप लोगों को खत्म हो चुका है लीनियर मोशन या फिर मोशन इन 1D। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का खत्म हो चुका है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मोशन इन 2D। ये दोनों क्लास सबसे पहले फिजिक्स की जो क्लास हुई थी तब सबने आपको कराया। फिर आप लोगों का खत्म हो चुका है एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चौथा आप लोगों का टॉपिक खत्म हो चुका है फ्रिक्शन। ठीक है, इसको मैंने भी किलोमीटर कराया था। इसके बाद फिर मैंने इससे पहले सर ने एक क्लास और दी थी जिसमें आप लोगों को पढ़ाया था सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो सेकंड सर ने उन्होंने पढ़ाया था सर्कुलर। तो इसके बाद मैंने टेकअप किया था आप लोगों को वर्क पावर एनर्जी मैंने पढ़ाया है। वो ये बोलेगा कि नहीं पढ़ाया, कम से कम 4 to 5 लेक्चर से मैंने इसको पूरा डील किया था, तो लोग वहाँ डील करते थे। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी आप लोगों का हो चुका है। इसके बाद फिर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये भी हो चुका है आप लोगों को सेंटर ऑफ मास। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आके कंप्लीट किया है रोटेशन। ठीक है, और देन आप लोगों का जो लास्ट क्लास में मैं पढ़ा रहा था, लाइक मैंने 2 लेक्चर्स ले लिए थे ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है, चल रहा है मोस्ट प्रॉब्ली एक दिन में खत्म हो जाएगा। मेजर पोर्शन में से करा चुका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन की करवाता था, ये सब बता चुका हूँ। कोई बात नहीं, आज तो हम इस सबको देखने वाले हैं। लेकिन ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए आप लोगों का इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। मैं कंपटीशन के हिसाब से बात करूँगा तो इससे पर चैप्टर से अगर आप क्वेश्चन भी लेते हैं तो मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन आप लोगों को श्योर है, मिनिमम है। ठीक है, जैसे कुछ लोग मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मेल करते रहते हैं, तो मैंने उसमें देखा था कि केवल सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन था शायद, हाँ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन था, केवल सेंटर ऑफ मास से 3 क्वेश्चन थे उसमें। ठीक है, 2000 का क्वेश्चन था वो, तो 2000, 2001 और 2000 ऐसे करके 3 क्वेश्चन केवल एक ईयर में सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, ये आप लोगों का बहुत मेजर पोर्शन कवर हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सीरियसली लें, इसलिए ऐसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों को कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग मुझे मेल कीजिए। अब बहुत सारे लोगों को मेल आईडी तो वैसे पता ही होगी, या बहुत सारा देखी नहीं होगी क्लास, कोई बात नहीं। जिन्होंने क्लास देखी है या सॉरी जिनको आईडी के बारे में नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं एक बार और लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए आप लोगों को यही करना है, मैं तो सिर्फ आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। जैसे जो लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं मैं उन लोगों को सोल्यूशन बहुत मतलब जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिलता है, ये मतलब ये देखिए ये सिचुएशन है कि कई बार मैं सो के उठता हूँ तो जैसे मैं कनेक्शन ऑन करता हूँ तो मुझे मेल दिखता है, तो मैं कुछ भी करने से पहले उस मेल का रिप्लाई करता हूँ, देर अपना कुछ करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को मेल लिख देता हूँ।
लीजिए। ये मेरा मेल है, आप लोगों को इसमें कोई भी अगर क्वेरी है, लाइक आप लोगों का कुछ दिक्कत है तो मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग मुझे मेल करते हैं वो देखो, उनको तो पता ही होगा, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, मैं तुरंत सॉल्यूशन लेके भेजता हूँ जैसे ही मुझे मेल मिलता है। तो जो लोग मेल भेजते हैं वो एक बार मेल भेज के देखें, ठीक है। क्वेश्चन भेजिएगा और अपना क्वेरी भेजिएगा, जो भी आपकी समस्या है, लाइक आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कुछ चीज़ आपका रह गया कुछ भी, तो मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मतलब बहुत जल्दी आप लोग मतलब लाइव स्ट्रीम होने वाली है, जिससे आप लोग भी मुझे देख सकें और लाइव अपनी क्वेरी क्लास में डिस्कस कर सकें, ठीक है। उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सीखना चाहें तो आप लोग यहीं से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल आज तो जो है बस बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्टरी एक तरीके से। तो जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था उसी सबको मैं टिकट करने वाला हूँ बस, ठीक है। मतलब उसी सब का एक तरीके से रिवीजन लेके तो नया टॉपिक, मतलब लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था ग्रेविटेशन, उस सबको आज टेकअप करेंगे, उसी पर 2-4 क्वेश्चंस करेंगे जितने हो पाए हमारे पास, समय की थोड़ी सी रहती है कभी। और उसके अलावा कल से हम लोग नई क्लास, मतलब नया टॉपिक जो लास्ट क्लास में छोड़ा था उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। वैसे लास्ट क्लास में मुझे याद है मैंने एक एग्जाम्पल दिया था H/RE वाला, लेकिन किसी ने मुझे उसका सोल्यूशन ही नहीं भेजा, ठीक है। कोई बात नहीं, उसको मैं कल डिस्कस करूँगा। चलिए, तो लास्ट क्लास में मेरा लोग बताया था ग्रेविटेशन में हम लोग क्या डील करने वाले हैं, हेवी बॉडीज। हेवी बॉडीज मतलब जिनका मास बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में है। अब मैंने बताया था लोगों को जो छोटी बॉडीज हैं उनको क्यों नहीं कंसिडर करते, एक बार फिर से बता देता हूं, देखिए जरा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसके बीच में लगता है, 2 मासेज के बीच में लगता है हमेशा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है, 2 मासेज के बीच में। और जो फोर्स है, जैसे मान लीजिए ये है मास m1 और ये है मास m2, और ये इन दोनों के बीच की क्या है, लाइन जॉइनिंग बिटवीन देयर सेंटर्स। जैसे मान लीजिए ये m2 बहुत बड़ा होगा, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो कहाँ से लेके यार, इसके सेंटर से, ठीक। अब देखिए इनके दोनों के बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है, G × M1 × M2 अपॉन R²। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, ये G क्या है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको यही वैल्यू नहीं याद है, मान लीजिए क्वेश्चन आया एग्जाम में, मास दे रखा है आपने दे रखा है, लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं याद है, कैसे फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी बहुत जरूरी है याद रखना। अच्छा, m1 क्या है, m1 और m2 क्या है, मास है नॉट किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ क्या है, SI यूनिट में है, SI यूनिट तो समझते होंगे ना। तो ये m1 m2 क्या है, मासेस इन kg। ध्यान रखिएगा, कई बार वो थोड़ा सा फेल कर देता है कि इसको ग्राम में दे देता है, तो ग्राम में नहीं रखना है उसको पहले kg में कन्वर्ट कीजिए। सिमिलरली यार क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन इन व्हाट, डिस्टेंस इन मीटर। अगर मान लीजिए इसको उसमें किलोमीटर या सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए जरा, जी की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ। जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10⁻⁻11। अच्छा, इसकी कोई यूनिट होगी क्या, जी की कोई यूनिट होगी, जी की यूनिट बिल्कुल होगी। देखिए जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जैसे देखिए सबसे पहले फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, V = I, जानते होंगे आप, V = IR। ये R क्या है यहाँ पे,
कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो इसकी भी यूनिट होती है कितनी, G/I, वोल्ट बाई एम्पीयर, क्या कहते हैं इसको, ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो सिमिलरली मतलब जितने भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होते हैं उन सब की यूनिट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो क्वेश्चन में आपसे सीधे पूछ लेता है G की यूनिट बताओ, तो देखिए अगर आपको G की यूनिट नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे। F की आपको यूनिट पता है, F की यूनिट क्या है, न्यूटन फोर्स, ठीक है, तो हम देखते हैं बचपन से। देखिए G की वैल्यू अगर लिखेंगे हम तो कितनी रहेगी, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, यह है, ठीक। अब F की यूनिट आप लोग जानते होंगे, F की यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन को किससे लिखते हैं, n। r की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, मतलब r की यूनिट क्या है, मीटर, तो r स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। बाकी m1 और m2 वैल्यू किस होता है, किसमें रखनी है, किलोग्राम में, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे, kg और इसका स्क्वायर, जब इसको लिखोगे तो इसको सही तरीके से तब इससे ऐसे लिखते हैं, न्यूटन kg टू द पावर -2 m टू द पावर 2, ठीक है, वही बात है, बस इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये भी आप लोगों को मस्ट है, पता होना चाहिए तो G की वैल्यू क्या है और G की यूनिट क्या है, ठीक है। अब तो आप लोग बोलोगे, जैसे आप लोग नहीं बोलते लेकिन फिर भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब सर आपने जब आपने को पढ़ाया था एलएलएम वगैरह, उसमें क्यों नहीं कंसिडर किया था। वैसे मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ अपनी लास्ट क्लास में, लेकिन एक बार मुझे आज जब बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो पुरानी यादों को थोड़ा ताज़ा कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए दो मासेज हैं, m1, अच्छा सेम मास मान लेते हैं, ठीक है। मैंने तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वैसे, और इनके बीच की जो यूनिट है वो क्या है, पर मीटर। और हमें ये मालूम है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, ये हमें मालूम है, F = 1 न्यूटन, ये नोन है, ठीक है। निकालना क्या है, m की वैल्यू, तो देखो निकाली जा सकती है, F = G m × m अपॉन r स्क्वायर, ठीक। तो m स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आएगी, F × r स्क्वायर अपॉन G, F × r स्क्वायर अपॉन G, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट होते हैं। जब F की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1 रखोगे और G की वैल्यू वो जो हमने निकाली, तो यहाँ से आप जब m निकालोगे उसकी वैल्यू जो है 10⁵ के ऑर्डर की आएगी, 10⁵ kg के ऑर्डर की आएगी, ठीक है। उसकी वैल्यू जो है आप इससे निकालोगे आप, ये हमें पता है F की वैल्यू 1 न्यूटन, अगर यहाँ रखोगे, R की वैल्यू तो 1 न्यूटन है, ये G की वैल्यू जो हमें पता है 6.67 × 10⁻11, उस पर रखोगे तो M की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁵ के kg, मतलब 10⁵ kg के ऑर्डर की आएगी, ठीक है। अब देखो जरा, अच्छा ये जो मास है इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁵ kg, ठीक है। अब देखो जरा इस पर और फोर्सेस जो लग रहे हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10⁵ × G, 10⁵ × G की वैल्यू क्या करते हैं, कितना आएगा, 10⁻⁶ न्यूटन। अच्छा यही न्यूटन किस बराबर होगा, ये जो ग्राउंड लगाएगा इसके ऊपर, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, यही 10⁻⁶। अब अगर इसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू मान लें 0.1, ठीक है, म्यू अगर यहाँ पर मान लें सरफेस पे 0.1, ये सब मैं करा चुका हूँ लास्ट क्लास में, इसमें थोड़ा तेज करा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में ये सब मैं बता चुका हूँ। जो लोग मुझे आज देखना है पहली बार, प्लीज मेरी जो आखिरी लास्ट के जो लेक्चर्स हैं, जो प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, इस पर रोटेशन भी है, सेंटर ऑफ मास भी है, उसको देख लो, ये सब मैं करा चुका हूँ लास्ट क्लास में। लेकिन क्योंकि आज हम बहुत दिनों बाद 1 मंथ है, 1 जून है, तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को शायद 28 को लिया था, तो लगभग 1 मंथ से भी ज़्यादा समय है, तो ये सब मैंने लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है। तो बस उसी को थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है, हाँ ये म्यू की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो फ्रिक्शन आप लोग जानते हैं, Fs की वैल्यू 2 × n, अब म्यू की वैल्यू 0.1 है, 0.1 × 10⁻⁶ करोगे तो 10⁵ न्यूटन आएगा। कहने का मतलब है कि जिन मासेज पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है, उन मासेज पे अदर फोर्सेज मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स,
कितना लगेगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन। 10 टू द पावर 5 आप समझते हैं? देखिए 1, ये क्या है 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5 माइनस 1 क्या ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इसमें से अगर घटाओगे तो ज़्यादा अंतर आएगा क्या? अभी सर अंतर तो आएगा, हाँ अंतर आएगा, बट क्या है बस माइन्यूट अंतर आएगा। ठीक है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को घटाओगे या जोड़ोगे भी तो कितना आएगा, बहुत माइन्यूट अंतर आएगा। तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया था। कब नहीं किया था? जब आपने एनएलएम वगैरह पढ़ रहे थे, एनएलएम या फ्रिक्शनल फोर्स, एनएलएम या फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कंसीडर किया था कि इसका अमाउंट जो है वो क्या है, बहुत छोटा है रिलेटिव इन अदर फोर्सेस। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो केवल यही फोर्स हो बेचारा और कोई फोर्स ही ना हो, हम इसको नेगलेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। देखिए जरा, दो आदमी खड़े हुए हैं, ठीक है, अब ये एक ही हाइट क्या है, अगर ये ग्राउंड सरफेस मान लें तो एक ही हाइट क्या है 20 से ज्यादा है। ठीक है, एक ही हाइट क्या है 20 से ज्यादा है। मान लो ये हो ही ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है बी की कोई हाइट ही नहीं है, हाइट तो है ना बेचारे की। सिमिलरली है जब तक अदर फोर्सेस हैं जैसे फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तब इस बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यही केवल हो, केवल यही फोर्स लगाओ तो इसकी वैल्यू है ना। अब केवल यही कहाँ लगेगा, देखो जरा, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। देखो सोलर सिस्टम जानते हैं आप लोग, सोलर सिस्टम उसमें बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जानते होंगे वैसे, अर्थ तो जानते ही होंगे, अर्थ, मार्स। ठीक है, तो सोलर, अच्छा ये जो प्लैनेट्स हैं इनका मास क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अर्थ का मास कितना है 6.24 ऑर्डर क्या है, कुछ लास्ट क्लास में बताया था। तो इनका मास क्या है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, और वहां पे क्या जैसे मान लीजिए सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है, ये क्या है अर्थ, और ये मान लीजिए मून है बेचारा, इसके बाद घूमता है ऐसे, तो यहाँ पे छोटा सा क्यों बना है, क्योंकि इसकी रेडियस और इसका मास क्या है, इससे कम है। तो इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है, क्या नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शन किसका है नहीं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या फोर्स है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो इसलिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। देखो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, शायद 10 टू पावर 30 के आसपास ऑर्डर के बीच में इसका तो आता है वैल्यू, स्क्रीन के बीच में लग रहा है फोर्स। कहने का मतलब है हम ग्रेविटेशनल फोर्स को वहाँ पे नेगलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे और अदर फोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पे तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, तो यहाँ पे इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारी जो बॉडीज हैं जिनको हम डील कर रहे हैं उनका मास भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना जरूरी है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और सर आपने सच्ची क्लास में बताई थी। हाँ बताइए, आप लोग जाके देखो तो आपको पता चलेगा, मैं जाके देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मैं बता दूँ। ठीक है, आप लोग भी देखो तो आपको पता चलेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा सा है, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा इंटीग्रेशन का खेल है, तो आप लोग भूल गए होंगे, मैं आप लोग को थोड़ा याद दिला देता हूँ। ठीक है, सही है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एक मास है छोटा सा स्मॉल है, ठीक है, ये एक रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है कैपिटल L, ठीक है, और इसका मास जो है वो कितना है कैपिटल M। अब क्वेश्चन है ये वाली जो रॉड है तो इस मास पे, या ये वाला जो मास है वो इस रोड पे, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग। ये छोटा सा मास है m, ये एक रॉड है, रॉड मतलब ऐसे करके रॉड है, इस पूरी की लेंथ कितनी है कैपिटल L, और इस पूरी का मास कितना है कैपिटल L। अब देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अब यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकते, G कैपिटल M दूसरी बॉडी का मास, स्मॉल m छोटी वाली बॉडी का मास,
दोनों के बीच में डिस्टेंस a। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तब सही होता है जब टोटल मास जो है केवल इसी पॉइंट पर होता है। ठीक है, जब टोटल मास जो है इस पॉइंट पर रखा होता तब ये फॉर्मूला सही होता। लेकिन ये क्या है, ये तो इसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है, तो सही क्या है? सही वही है जो हम करने वाले हैं अभी। देखो, जब भी ऐसा, वैसे मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, जब भी ऐसे कोई बॉडी दिया हो उसमें क्या हो मास, अच्छा ये जो मास क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये यूनिफॉर्मली जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रैकेट देखा चलिए, हाँ, तो ये मास क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का मतलब कि कहीं भी ये मतलब ऐसा नहीं है कि रॉड में कहीं मास ज्यादा है किसी पॉइंट पे, कहीं मास कम है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इस रॉड को आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल सेम उसी की तरह। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने एलिमेंट ले लिया यहाँ पे छोटा सा। अब जो छोटा सा एलिमेंट लेते हैं उसका मास कितना होता है d इंटू एम। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसकी, ये जो वैल्यू है ना ये वाली, इस सेंटर पॉइंट से उस छोटे से एलिमेंट की वैल्यू वो कितनी है, स्मॉल x। ठीक है, सेंटर पॉइंट से छोटे से पॉइंट की वैल्यू। अब जरा देखो, अगर इसी एलिमेंट को देखिए ये पूरी लेंथ है, ठीक है, ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी रोड की लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी रहेगी m/2। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की, अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ ऊपर वाली को, ये देखिए ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब मैं इस वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँ तो ये देखिए ये 0 है ओरिजिन वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा l/2। सिमिलरली ये 0 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा -l/2। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसी एलिमेंट को इंटीग्रेट करता हूँ थ्रू आउट दिस रॉड फ्रॉम व्हाट 0 टू l/2 करेंगे तो देखिए इतनी रॉड मिल जाएगी, और 0 टू -l/2 करेंगे तो इतनी रॉड मिल जाएगी। मतलब इंटीग्रेट कहाँ से करना है, -l/2 टू +l/2। देखिए अगर मैं इस पॉइंट को -l/2 पर रखूँ तो यहाँ आ जाएगा, और इस पॉइंट को -l/4 पर रखूँ तो यहाँ आ जाएगा, फिर 0 पर रखूँ तो यहाँ आ जाएगा, l/4 पे यहाँ आ जाएगा और l/2 पर यहाँ आ जाएगा। और हमें पूरी बॉडी पूरी रॉड मिल जाएगी। पूरी रॉड मिल गई तो पूरी रॉड के द्वारा मास को मिल जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो बस इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सही से लिखना है और इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक, -l/2 टू +l/2। देखो यार कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है, मास है और एक रॉड है, इसका मास कितना है कैपिटल M, लेंथ कितनी है l, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो देखो जरा F g तो कांस्टेंट है बेचारा, छोटे वाले पार्टिकल का मास स्मॉल m है, जो एलिमेंट हमने लिया है उसका मास क्या है d इंटू m इंटू जो भी दोनों पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस। तो हमारा पार्टिकल क्या है, ये स्मॉल m और ये dm, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, देखिए ये वाली डिस्टेंस है। अब ये a है ये x है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम √x² + a²। देखिए ये थीटा है तो रेक्टेंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, √x² + a²। अब उसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर, नीचे r² होता है तो आ जाएगा x² + a²। लेकिन ये क्या है, ये आंसर नहीं है। देखिए हमारे आंसर में कहीं x तो है ही नहीं है, हमारे सॉरी इन्फॉर्मेशन में, हमारी इन्फॉर्मेशन में क्या है, m है, कैपिटल M है और l है, और इसमें तो dm भी आ रहा है, dm थोड़ी चाहिए हमें। तो देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, लीनियर मास डेंसिटी। ये मैं पहले बता रहा हूं, तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, चलिए थोड़ा सा घड़ी लिख देता हूं, ठीक है, देखा होगा ना तुमको नीचे। देखिए लीनियर मास डेंसिटी लिखेंगे सबसे पहले। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास टोटल मास, तो टोटल मास कितना है, कैपिटल M अपॉन लेंथ, तो लेंथ कितनी है, कैपिटल M। ठीक, अब देखिए जरा, तो dm वाला मास है, dm वाला जो मास है
उसकी लेंथ मतलब देखिए लैम्डा जो क्या है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जो dm वाला मास है जो कितनी लेंथ में होगा, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट थ्रू व्हाट, इसकी लेंथ पर। लेकिन लेंथ पर करने के लिए लेंथ का ऑपरेटर तो चाहिए हमें, हमारे पास क्या है मास है, हमें किस में चेंज करना है इसको dl में, dx में, ठीक है। तो देखो जरा कैसे करेंगे, dm वाला जो मास है वो कितना होगा dl लेंथ, तो dl की जो वैल्यू हो जाएगी m/l into dl, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी इनटू उसकी लेंथ कितनी है dl, ठीक है। ये जो छोटा वाला एलिमेंट है, जो भी हम छोटा एलिमेंट लेते हैं उसका मास हमसे क्या होता है dm और उसकी लेंथ कितनी होती है dl, ठीक है। अब इस dm को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे जो dl था इसकी वैल्यू ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखो f इक्वल टू g तो कांस्टेंट है बेचारा, m भी कांस्टेंट है, m/l into x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर into dl, ठीक है। ये मैं कई बार कर चुका हूँ लेकिन हर बार ऐसे ही बताता हूँ जैसे पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो आप लोग थोड़ा सीख जाओ इसको। पहले लीनियर मास डेंसिटी निकालते हैं तो बस फिर जो छोटा वाला एलिमेंट है उसका रिलेशन उसके साथ लिख देते हैं लेंथ के साथ। देखो आगे आई कैसे है, इतना लीजिए आप लोगों ने। अब जरा देखो, अच्छा फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जरा देखो मान लेते हैं इसके फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या लगता है, दो जो पार्टिकल्स हैं उनकी लाइन जॉइनिंग अलोंग, मतलब उन दोनों के बीच में जो लाइन जॉइन कर रही है उसके अलोंग लगता है, ये मैंने बताया है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा F, और ये जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा थीटा। अब देखो जरा इस F के दो कंपोनेंट हैं, देखिए ये F और इस F का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, दो कंपोनेंट आएंगे ना। अगर देखो यहाँ से x अमाउंट पे ये मास, यहीं से नीचे वाले अमाउंट पे मैं एक और x मास ले लेता हूँ और उस पर फोर्स ऐसे लग रहा होगा, क्या मैंने ये जो x अमाउंट पे यहाँ से एक और मास था, सेम यहाँ से x अमाउंट पे एक मास और लिया है, क्यों लिया बता रहा हूँ आपको। तो देखो उस पर फोर्स ऐसे लग रहा होगा ये, अब इस फोर्स का कंपोनेंट देखो इस साइड आएगा और इस साइड आएगा, कहने का मतलब है देखो इस फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इस साइड और इस साइड आएगा, मतलब प्लस वाई डायरेक्शन और माइनस एक्स डायरेक्शन, और ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एक्स और वाई, ठीक है। और इस वाला जो फोर्स है इसका आएगा माइनस एक्स और माइनस वाई। देखो ये वाला जो माइनस वाई है और ये वाला जो प्लस वाई है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा, माइनस एक्स के अलावा जो कंपोनेंट है वही बचेगा। तो F जो बचेगा, F रिजल्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इस वाले कंपोनेंट का इधर कंपोनेंट, मतलब ये जो फोर्स है इसका इधर कंपोनेंट। क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है देखिए ये वाला जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से जैसे ये सेंटर से x अमाउंट करता है ये वाला पार्टिकल, अगर सेंटर से x अमाउंट के नीचे एक और पार्टिकल लेता हूँ तो ये आएगा इसका फोर्स, और उस पर एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है दोनों की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये दोनों दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो केवल ये वाला कंपोनेंट जो है बच जाएगा। F रिजल्टेंट की जो वैल्यू है देखो कितनी आएगी, G into capital M into small m upon L into cos theta, इसका देखो कंपोनेंट F का इधर कंपोनेंट F cos theta, इधर आएगा F sin theta, इसका कंपोनेंट इधर F cos theta, इधर F sin theta। अब ये इधर है ये इधर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। cos theta into dl upon x square plus a square। अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, जी तो हमारा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हमेशा कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। देखो ये फिक्स है, बदल क्या रहा है,
ये x और ये थीटा, देखो ये थीटा भी बदल रहा है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो थीटा देखो ऐसे, जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा 0, जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो थीटा और कुछ हो जाएगा, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा तो थीटा x से y हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा भी क्या होगा चेंज होगा। तो देखो अब कैसे करेंगे। अच्छा ये क्या है df रिजल्टेंट, df क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो केवल एक एलिमेंट की वजह से है ना, केवल इस वाले एलिमेंट की वजह से है। और मैं क्या चाहिए पूरी रॉड का, तो f निकालने का कहने का मतलब है कि इसको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो जो f रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू होगी g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन l इंटीग्रेशन माइनस l/2 टू l/2 इंटू cos थीटा अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dr। समझिए सब लोग, एक बार कैसे देख लीजिए, यहाँ तक तो समझ रहे होंगे, ठीक है। उसको मैंने cos थीटा क्यों लिखा क्योंकि ये जो एक एलिमेंट लिया है हमने यहाँ पे dm, यहाँ से x अमाउंट ऊपर है, इसके दो कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर। लेकिन एक एलिमेंट यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट है इससे x पॉइंट नीचे यहाँ पे भी तो होगा, और उसकी वजह से फोर्स क्या है, एक ऐसे आएगा मतलब फोर्स ऐसे आएगा, उसका एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। अब ये वाला जो कंपोनेंट है और जो ये वाला कंपोनेंट है, ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल, तो केवल यही वाला कंपोनेंट बच जाएगा। अब ये वाला जो फोर्स है ये किसकी वजह से है, इस छोटे वाले एलिमेंट की वजह से, डीएल वाले की वजह से। लेकिन हमें क्या चाहिए पूरी रोड की वजह से, इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन का सारा खेल है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखो जरा। अब क्या करेंगे, इसमें से ये वाला ट्रायंगल दिया ना, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको बताया। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसमें से एक कॉमन लीजिए। और सब क्यों ले रहे हैं बताऊंगा अभी। अगर मैं ऐसे एक कॉमन ले लेता हूँ तो देखो a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक कॉमन ले लिया वहां से। अब ये देखो x अपॉन a, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, इसको मिटाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह जैसा आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं लिखा होगा प्रोडक्ट वीडियो पॉज कर लिया। देखिए अगर सारे ट्रायंगल में tan थीटा लिखता हूँ, दैट टाइम वैल्यू ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये डिस्टेंस कितनी है x अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब 1 प्लस, देखिए ये था ना 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब x अपॉन a की वैल्यू क्या है tan थीटा, तो x स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 यहाँ पे एडिशनल में है तो कितनी हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने में ही करना है मुझे पूरा इंटीग्रेशन। तो आप लोग उसको अलग अलग स्टेप्स में कर लेना, मैं इसको यहीं पर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब आप जानते हो 10th क्लास की आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस पूरे को हटा के मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ sec स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा, अब कैसे करेंगे, ऊपर आ गया है cos थीटा अपना। अब देखो यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसके क्या कहते हैं l के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या कुछ कठिन सा लग रहा है देखने में, देखो अभी क्या करेंगे, x इक्वल्स टू a tan थीटा, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर देखो जरा, x इक्वल्स टू क्या है a tan थीटा, ठीक है, ठीक है। जरा इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको, इस वाले इक्वेशन को, तो dx की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी a इनटू tan थीटा का वैल्यू कितना बन जाता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखिए ये x क्या है, इसी के अलावा तो है l के अलावा भी तो है x, तो इस dl की जो वैल्यू रखेंगे हम, dl की वैल्यू क्या रखेंगे a sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, a टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो जरा अलग ही कर देता हूँ, ठीक है।
चलो एक इसका सॉल्व लिख देता हूँ, ठीक है। जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन ए स्क्वायर इंटू एल, ये तो चल ही रहा है अपना, माइनस एल बाई टू कॉस थीटा इंटू डी एक्स क्या लिख दिया, ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन हाँ ए सेक स्क्वायर थीटा, ये तो नहीं है ना, इंटू डी थीटा, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, ये वाले ए से ये वाला ये कट गया, और cos थीटा का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं sin थीटा, ठीक है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा और इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, ठीक है। यहां से आ जाएगा g इंटू m इंटू स्मॉल m अपॉन a इंटू l इंटू sin थीटा। अब जरा इस वाले टाइप में sin थीटा और देखो, बस देखो हाँ चल बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, क्वेश्चन जो काफी बड़ा था तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, तो मेरी सारी को समझना, मैं इसको बिठाऊँ और इसको बिठा दूँ तो डायग्राम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा देख लेना, तो इस टाइप ऐसे गड़बड़ तो मैंने नहीं किया है, देख लीजिएगा, मतलब गड़बड़ इन द सेंस आप लोगों के समझ में आएगा होगा सब कुछ। ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, अब यहाँ से इस स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए tan थीटा जो उसको एक्स अपॉन ए था और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये 1 बच जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब dl यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन dl के रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ पे क्या है थीटा, इसी वाले रिलेशन से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो dl को a sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा कट गया, a से a कट गया तो g इंटू m इंटू l अपॉन a l तो बच गया, और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू और लिख लिया बस, देखो sin थीटा की जो वैल्यू है, और इस वाले ट्रायंगल की बात करी जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बस आप लोगों को इसमें लिमिट रखनी है, सॉल्व करने में x की जगह पहले रखना है l/2 और दूसरी जगह रखना है -l/2, ठीक है। ये मैं सॉल्व कर दूंगा, चलो ये भी कर देना, ठीक है। g इंटू m इंटू स्मॉल m अपॉन a इंटू l, देखो जरा नीचे वाला पार्ट तो कॉमन ही रहेगा, l/2 का स्क्वायर करेंगे तो l²/4 माइनस l/2 का स्क्वायर करेंगे तो भी l²/4, तो नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l²/4, l/2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा l/2 माइनस l/2 रखेंगे तो माइनस ऑफ l/2 दैट इज प्लस l/2, तो 2l/2 l हो जाएगा, और ये वाला l से ये वाला l कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन a इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l²/4, ठीक है, ये 4 है, ये दिखा है आप लोगों को नीचे वाला, चलिए वेरी गुड दिखा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो बड़ा था, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इतना कर ले रहे हो तो प्रश्न नहीं आप लोगों से फिर इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है तो ऐसे बहुत अच्छा एग्जाम होगा तो एमसीक्यू में भी दे सकता है, ठीक है, लाइक इस वाले m की वैल्यू या इस a की वैल्यू और इस x की वैल्यू बराबर रख देगा, तो यहाँ से जो कुछ इजी सा रिलेशन आ जाएगा, लाइक अगर वो l की वैल्यू 2 रख दे, ठीक है, l की वैल्यू अगर 2 रख दे, देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, और मान लो a की वैल्यू कुछ ऐसा रख दे अच्छी सी, इससे परफेक्ट ऐसे बाहर आ जाए जो अच्छा आंसर आ जाएगा मेरे कहने का मतलब, ठीक है। तो आप अगर आप लोग इतना कर ले रहे हो, ठीक है, तो ये मोर देन इनफ है। चलिए इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोगों को बताया मेल कर दीजिए मुझे, बस एक पूरा सॉल्यूशन लेके भेज देता हूँ, तो लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा एक बार क्वेश्चन करना पड़ेगा और अपनी एटलीस्ट डाउट तो भेजिए कि ये डाउट है आपका, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा पानी दे देता हूँ। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, अच्छा सा है, इसमें इतना सब कुछ नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें क्या था कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, ठीक है।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन वगैरह का तो आप लोग उसे मतलब ध्यान देना बंद कर देते हो, लेकिन ये पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आफ्टर ऑल आपको भी करना ही है सब इंटीग्रेशन वगैरह मैथमेटिक्स में, तो इससे भी अच्छे इंटीग्रेशन है। अब लेकिन जो लोग ऐसा नहीं है भाई लोग, उनको भी थोड़ा देख लेना चाहिए सर। वैसे सब ज़्यादा है नहीं, मैं इतनी बार ये सब करा चुका हूँ। लाइक सेंटर ऑफ मास में मैंने कराया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लास ली थी उसमें भी मैंने ऐसा कुछ कराया था इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट, ठीक है। तो आप लोग उससे डरिए मत। अगर आप लोगों को इससे डर लगता है, लाइक आप लोग इसे देखते ही भाग जाते हैं, तो भागिए मत। एक दिन हिम्मत से इसका साहस कीजिए, उसको समझिए, इसको करिए। 2-3 बार करेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग भागते रहेंगे इससे तो फिर आपसे कभी नहीं बनने का। तो भागिए मत, बस हिम्मत करके डटे रहिए। नहीं आ रहा तो पूछिए, 2-3 बार पूछिए, 2-3 बार करिए, 3-4 बार। जैसे अभी ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी, टाइप में चढ़ाए वाले हो चलो, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, शुरुआत में बहुत खतरनाक लगती है, साइन थीटा कॉस थीटा पता लेते हैं क्या। लेकिन जो उसको कर लेता है एक बार, लाइक उसको सही से 1-2 सप्ताह बैठ जाता है उस पर और एकदम अच्छे से सारे क्वेश्चन कर देता है, तो फिर वो मतलब काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। यही ब्यूटी है कि अगर आप भागेंगे तो हमेशा आपको भगाएंगे, और आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। चलिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए 2 मास है जब, ठीक है, एक ये है 2m मास और एक ये यहाँ पे है m मास, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे दे रखा है, डिस्टेंस कितना है d, डिस्टेंस दे रखा है d। अब इसमें क्या कहा है, तो ये दोनों कहाँ रखे हुए हैं, स्पेस में रखे हुए हैं, मतलब इन दोनों पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। ये जो 2 पार्टिकल्स हैं सिर्फ यही है इस दुनिया में, और कोई नहीं है इनके। ठीक है, ये 2 पार्टिकल्स जो है बस यही है इनकी दुनिया में, और कोई नहीं। यानी क्या मतलब इन दोनों पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन लॉ वगैरह जो भी आप लोग जानते हैं, इन दोनों पे क्या लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसकी वजह से, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इसके सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में। इन दोनों के बीच में जो लाइन जॉइनिंग है वहीं पे कहीं ना कहीं होगा, और आप लोग जानते हैं कहाँ होगा, 2m वाले के पास होगा, ठीक है। जो लोग ये नहीं जानते हैं 2m वाले के पास क्यों होगा, वो प्लीज मेरे सेंटर ऑफ मास के लेक्चर देखें, ठीक है। 2m वाले के पास होगा, अभी देखेंगे आप लोग कैसे, ठीक है। 2m वाले के पास होगा, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास के बाद क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे रोटेट करेंगे, अगर मैं इसका पाथ बनाऊं, पाथ क्या होगा, देखो इसकी रेडियस कितनी है, ये है इतनी, तो देखो ये ऐसे रोटेट करेगा, और इसकी रेडियस क्या है, ये इतनी, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। देखो इसकी रेडियस ये है इतनी सी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास और इस मास के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसी के अबाउट रोटेट करेगा, तो ऐसे रोटेट करेगा, और ये जो है ऐसे रोटेट करेगा। अब देखो मैं आप लोगों से एक बात और पूछ रहा हूँ, जब ये रोटेट करके ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, जब ये रोटेट करके यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, उतनी देर में रोटेट करके, उतनी देर में रोटेट करके बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। क्यों, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वहीं रहे। जैसे देखो अगर ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाए मान लो, ठीक है, यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ की जगह मान लो यहाँ कहीं हो, तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये जो लाइन जॉइनिंग करेगी उस पर कहीं होगा ना। लेकिन सेंटर ऑफ मास उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है किसके बाद रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के बाद, और सेंटर ऑफ मास क्या है, फिक्स। इसका मतलब जब ये घूम के यहाँ कहीं आएगा तो सेंटर ऑफ मास जो ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ आएगा, जब ये घूम के यहाँ होगा तो ये यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जब ये घूम के यहाँ होगा तो सेंटर ऑफ मास, सॉरी दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग, देखिए ये जो 2 पार्टिकल्स थे, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, d। अब इन दोनों के बीच में जो सेंटर ऑफ मास है वो इन दोनों के बीच में लाइन जो ज्वाइनिंग होगी उसके अलावा नहीं होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो ये इन दोनों के बीच में लाइन जो ज्वाइन कर रही है ये है, सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया। अब ये क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट, सेंटर ऑफ मास को रोटेट अबाउट करने के लिए ये जो डिस्टेंस है ऐसे घूमेगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास से, ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगा। अब जब ये यहाँ पहुंच जाएगा 2m वाला पार्टिकल, अब इस m वाले पार्टिकल को यहाँ पहुंचना
क्योंकि तभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा। अगर ये कहीं और हुआ, मान लो यहाँ हो जाता है और ये यहाँ हो जाता है, तो ये सेंटर ऑफ मास ऐसे लाइन आएगी तो यहाँ कहीं होगा, वैसा तो हो नहीं सकता। कहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो उसने हमसे क्या पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी पूछी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या, ओमेगा, जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब जब मैंने आपको ये कहा कि ये घूम के जितनी देर में यहाँ पहुंचेगा उतनी देर में ये घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या है, इन दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी बराबर, देखो ये वाला जो है मास यहाँ पे 2 वाला, ये घूम के मान लो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों से बताया कि ये घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। ये वाला घूम के यहाँ पहुंच गया तो ये वाले को घूम के यहाँ पहुंचना पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा। अब देखो ये वाला घूम के यहाँ आ जाएगा, उसको घूम के यहाँ आना पड़ेगा। मतलब दोनों जो है अपना एक सर्कल इसमें सेम टाइम में क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। देखो दोनों का जो क्या है, टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड किसका, एक रोटेशन का, और टाइम पीरियड कितना होता है 2π/ओमेगा। तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि दो मास है, एक का मास है 2m, एक का मास है m, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस d। दोनों क्या कर रहे हैं, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है कि ओमेगा बताइए। अब सबसे पहले तो उसने यही बात जानने की है कि दोनों का ओमेगा क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि अगर दोनों का ओमेगा बराबर नहीं हुआ तो सेंटर ऑफ मास क्या है, अपनी जगह से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। सेंटर ऑफ मास को सेम पोजीशन पर रखने के लिए दोनों का ओमेगा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था, देखिए अगर ये है कोई पार्टिकल जिसका मास क्या है m, और अगर ये कोई दूसरा पार्टिकल इसका मास क्या है, कैपिटल M, तो इन दोनों के बीच में जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी किसी लाइन पे ही होगा जरूर। तो यहाँ नहीं हो सकता, ना ही यहाँ हो सकता है, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कहाँ होगा, इसी लाइन पे ही होगा कहीं ना कहीं। तो देखो उस लाइन पे है यहाँ पे, और किसके पास होगा, जो बड़ा जो हैवियर पार्टिकल होता है उसके पास होगा। तो हैवियर पार्टिकल कौन सा है, 2m, तो इसके पास है, और जो छोटा वाला पार्टिकल है m, उससे थोड़ा सा दूर है। अब देखो जरा, जब ये घूम के ये वाला पार्टिकल जो 2m यहाँ आ जाएगा तो इस वाले पार्टिकल को घूम के यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच की लाइन जो क्या है, ये है, तब ये सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये इस पॉइंट के अलावा कहीं भी हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो सेंटर ऑफ मास उस लाइन पे आएगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता। समझ लेना यार प्लीज। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और दोनों का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि देखो जब ये घूम के यहाँ आया तो यहाँ आ गया, तो ये घूम के जब यहाँ आएगा तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम। टाइम पीरियड समझते हैं ना, जब ये घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा, एक चक्कर, एक जो कहते हैं रोटेशन अपना पूरा कंप्लीट कर ले, उसमें जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो दोनों का टाइम पीरियड क्या है, बिल्कुल सेम है, तो दोनों का ओमेगा भी क्या होगा, सेम होगा। अब बस हमें यही ओमेगा निकालना है। देखो जरा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, ये रेडियस, किस रेडियस के अबाउट ये घूम रहा है। अब देखो यार, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं इस वाले पॉइंट को, तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या, RCM = m1r1 + m2r2 अपॉन m1 + m2, मैंने आप लोगों को बताया था। अब m1 की वैल्यू कितनी है, 2m। अच्छा, सब कुछ किसमें, एक ही डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस ही मान लेते हैं, वेक्टर वेक्टर हटा देते हैं। वैसे ये सब क्या वेक्टर होता है, लेकिन एक डायरेक्शन में तो सबको हटा के वेक्टर मान लेता हूँ। ठीक है, तो 2m लेकिन उसको मैंने क्या माना है, ओरिजिन 0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m × r, r कितना है, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, d, अपॉन m1 + m2, m1 + m2 कितना 2m + m, ये कितना आ गया, इससे m कट गया d/3। देखो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d/3, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2d/3। ठीक है, देखो इससे एग्जैक्ट डबल है, d/3 छोटा होता है 2d/3 से। देखो 2m वाला मास है उसके पास होगा सेंटर ऑफ मास, और जो स्मॉल m वाला पास है उससे दूर होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो समझिए आप लोग। अब हमारा इंटरेस्ट किसमें, हमारा इंटरेस्ट किसमें, ओमेगा में।
देखो जरा, अब इन दोनों के बीच में फोर्स और लिखते हैं। फोर्स वैल्यू कितनी होगी जी इनटू पहले पार्टिकल का मास कितना है 2m इनटू दूसरे वाले पार्टिकल का मास कितना है स्मॉल m अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस d उसका स्क्वायर। ये है फोर्स। अब ये दोनों क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब आप लोग ये जानते होंगे सर्कुलर मोशन में, तो यहां बता देता हूं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने लिख लिया होगा थोड़ा सा, देखो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, तो उसके दो एक्सेलरेशन होते हैं। देखो इसकी वेलोसिटी सर्कुलर मोशन है तो ऐसे होगी ना वेलोसिटी, ऐसे हो, और इसका एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट और सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक वाला कंपोनेंट सेंट्रीपिटल कंपोनेंट से कहते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, जीरो क्योंकि क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मतलब इसकी जो वेलोसिटी है उसकी केवल डायरेक्शन बदल रही है, इसकी स्पीड नहीं बदल रही है, ठीक है। और ये जो फोर्स, ये जो कंपोनेंट होता है इसकी वैल्यू होती है mv² d अपॉन r, mv² अपॉन r, और d की वैल्यू अगर आप r रख दोगे तो mr ओमेगा स्क्वायर। ये आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो फोर्स, इसके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है mv² अपॉन r। अब v की वैल्यू अगर r रख दोगे तो देखो r स्क्वायर से r कट जाएगा, तो mr ओमेगा स्क्वायर। सॉरी, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल कंपोनेंट कहते हैं इसे फोर्स का, ठीक है, Fc। अगर ये इतना फोर्स मिल रहा है कोई पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन पे मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स है हमारे पास, ये F। जैसे आप लोगों ने देखा जब हम किसी स्ट्रिंग में, रस्सी में अगर कोई पत्थर बांध देते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे हाथ पर फोर्स लगता है। अगर हम उसको छोड़ देंगे पत्थर ऐसे उड़ के चला जाएगा, ठीक है। या आपने मान लो कमजोर पत्थर लिया, सॉरी कमजोर रस्सी लिया, छोटा सा धागा लिया और उसमें मास बहुत ज्यादा बांध दिया, देखोगे आप जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे ना तो जो धागा है उसमें टूटने की संभावना बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए बहुत कमजोर धागा है तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। वो टूट तो जाएगा क्योंकि देखो आप सर्कुलर मोशन करा रहे हो और आप इस वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहे हो, और ये क्या है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। r फिक्स है, जो लंबाई होगी इस धागे की वो तो फिक्स है ना, और मास तो उसका फिक्स ही है जो पार्टिकल। अगर आप इस वेलोसिटी को बढ़ाते जाओगे तो क्या Fc जो है क्या हो जाता जाएगा, हम सॉरी थोड़ा गर्मी इधर ज्यादा ही है, चलिए तो 1 सेकेंड ना। देखिए जहाँ हमने स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया था, ठीक है, गर्मी ज्यादा है, हाँ, तो हमने क्या लिया था, स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया था। देखिए अगर उस स्ट्रिंग में आपने धागा बांधा, सॉरी रस्सी को, पार्टिकल को बांधा, उसको ऐसे गोल गोल घुमाया, ठीक है, तो देखिए उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसकी वैल्यू ये होगी mv² अपॉन r। अब m फिक्स है, r फिक्स है, अगर आप उसकी वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे, वेलोसिटी कैसे बढ़ाओगे, आपको जोर जोर से ऐसे घुमाओगे तो एक पॉइंट पे क्या होगा, धागा टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि आप इसका Fc बढ़ाते जा रहे हो, और इस Fc को कौन बैलेंस कर रहा होगा, वो धागा। धागे के अंदर क्या हो रहा होगा, टेंशन डेवलप हो रहा होगा। मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होता है ना, तो धागे की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उतना Fc प्रोवाइड करा पाए, और इसलिए क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो ये फोर्स जो है कौन यहाँ पे करा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसकी वजह से ये मूव कर रहे हो। इसको मेरे डायरेक्ट क्या कर देते हैं, m × r। अच्छा r क्या है, देखिए पार्टिकल को क्या कर रहा है, दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की क्या है, रेडियस अलग अलग है। फोर्स तो दोनों बराबर लगा होगा, यही है ये इस पे लगाएगा, यही है ये इस पे लगाएगा। तो अब इस वाले छोटे वाले पार्टिकल की बात कर लेते हैं, बड़े वाले के लिए करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो जरा, बड़े वाले का मास, छोटे वाले का मास कितना है, स्मॉल है, इनटू उसकी रेडियस कितनी है, ये 2d/3।
और इसका भी क्या करना है, अच्छा 2d/3 इंटू इसकी ओमेगा का स्क्वायर। देखो छोटा वाला पार्टिकल किस पे चल रहा है, 2d/3 पे, और ये किस पे चल रहा है, d/3 पे। तो इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 2m इंटू m अपॉन d स्क्वायर। अब देखो इस वाले m से ये m कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ g 3 इधर चला जाएगा अपॉन d। ठीक है, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। तो इस एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे होंगे दोनों पार्टिकल, इस एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे होंगे दोनों पार्टिकल, मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इसको 2m वाले के लिए करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2m यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसकी रेडियस क्या है, d/3, यहाँ पे d/3 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे आएगा ही आएगा, तो वो 2 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, फिर आज की क्लास को पढ़ाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पोटेंशियल दे रखा है आप लोगों को कितना, x + 20y। ठीक है, ये आप लोगों को क्या रखा है, पोटेंशियल। अब आप लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 10 और फोर्स निकालना है ऑन 0.25 किलोग्राम एट 10,4। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको क्या रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स निकालनी है। जो जरा कैसे निकालेंगे, ये मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर पोटेंशियल के बीच का रिलेशन E इक्वल्स टू कितना होता है, -dV/dr। ठीक है, E इक्वल्स टू कितना होता है, -dV/dr। और इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन कैसे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे, i कैप, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो j कैप। देखिए मैं दिखाता हूं, E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से कितना आएगा 10 * i कैप। अगर इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, तो यहां पे तो x नहीं दिए तो 0 आ जाएगा, फिर इस वाले रिस्पेक्ट में किससे करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे y नहीं है तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 20 कहने का मतलब है ईच जो भी x पोटेंशियल में दे रखा है आपको टर्म, उस सबको डिफरेंशिएट कीजिए x y के रिस्पेक्ट में पार्शियली मतलब केवल उसी टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए। तो x को 10x को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 10 * i कैप + 20y को जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 20 तो कांस्टेंट है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि y को भी क्या मानते हैं, जो अदर वेरिएबल को भी क्या मानते हैं, कांस्टेंट, तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0 + 20 * j कैप। सिमिलरली तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो 10,4 का भी वही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। अब फोर्स की वैल्यू जो होती है F = Q × E, मैंने बताया। अब बस इस Q की वैल्यू रखनी है यहाँ पर 0.25 × 20। देखो जरा F वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.25 × इसमें रखेंगे तो -2.5 × i कैप + 5 × 0। ये क्वेश्चन इसलिए था कि पोटेंशियल अगर आपको दे रखा हो x और y के फंक्शन में, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैसे निकालना है। ठीक है, उस पर था ये क्वेश्चन। कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। किसको,
जो भी इसमें टर्म दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे कितना आ जाता, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 20 इंटू एक्स, ठीक है। जैसे सिमिलरली यहाँ पे अगर होता मान लो वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, तो ये हो जाता 60y स्क्वायर। और फिर इसमें 10,4 रखते क्योंकि ये क्या है एक्स और वाई का फंक्शन बन जाता, ठीक है। लेकिन अभी क्या था, ईजी क्वेश्चन था, केवल एक्स और वाई था, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं आया। तो जब भी आपको पोटेंशियल दिया हो तो आप क्या करेंगे, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहली बार, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। जो एक्स वाले टर्म आएंगे उनको आई कैप के साथ लिख देंगे, जो वाई कैप वाले टर्म आएंगे उनको जे कैप के साथ, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। पोटेंशियल एनर्जी में अगली क्लास में लूंगा, क्योंकि उसमें क्या एक क्वेश्चन भी कराना है मुझे, वैसे तो मैंने दिया था आप लोगों को करने के लिए, लेकिन सुनिए कोई बात नहीं, ठीक है। जो भाई लोग आज बिल्कुल मुझे पहली बार ही देख रहे हैं तो एक बार एटलीस्ट जाके ग्रेविटेशनल के लेक्चर ले लें, वहाँ हमने ये सब पूरा डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। आज तो मैं थोड़ा जल्दी में कराया क्योंकि ये सब मैं करा चुका हूँ, बस आप लोगों को रिवाइंड कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए। जो भाई लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो इसके बाद मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं इसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उनको देख लें ग्रेविटेशनल में, ठीक है। तो कल से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे समराइज करते हैं। मेल मैंने लिख ही दिया आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे मेल कीजिए, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों का लाइव भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए उसके लिए भी, वो इसलिए शुरू करना है बस ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो तक पहुँच सकें, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो अगर ऐसे भी रह जाता है आप लोगों का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी, ये बात कहना सर मेरे जियो नहीं चल रहा है, जो कोई डाउट नहीं भाई, ठीक है, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा आपको, ठीक है। आप लोग इससे रिलेटेड मुझे डाउट भेजिए, मैं देखूंगा। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। गुड डे।